मिस यूज ऑफ अथॉरिटी से, जो कि उनके द्वारा किया जाता है जिनके पास पावर होती है। जो हमारे देशभक्त थे उन्होंने अपनी पूरी बुद्धि का प्रयोग करा, उन्होंने हमारी अपनी पूरी जान का प्रयोग किया, उन्होंने हर एक चीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाली जो हमें ब्रिटिश रूल के अंदर नहीं मिली थी, और हम फोर्स थे उनको ओबे करने के लिए, क्योंकि पर फिर भी हमारा उनको बनाने में बिल्कुल ना बराबर रोल था। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आपका स्वागत है हमारे चैप्टर 1 द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिविक्स के पार्ट 4 पर। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। लेट अस रिकैप द रीजन व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल in democratic societies by recalling the constituent rules that you have read about the 3 examples. कि अब हम रिकैप करने वाले हैं जितने भी रीजंस थे कि एक कॉन्स्टिट्यूशन क्यों इम्पोर्टेंट होता है। एग्जाम्पल, द पीपल ऑफ नेपाल अडॉप्टेड अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर द सक्सेस ऑफ द पीपल्स मूवमेंट फॉर डेमोक्रेसी। इसमें जो कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स है वो है, इट लेज डाउन आइडियल्स दैट डिफाइन द काइंड ऑफ कंट्री दैट वी वांट टू लिव इन। कि जो नेपाल के पीपल हैं उन्होंने एक नया कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया उनकी सक्सेसफुल डेमोक्रेसी मूवमेंट के बाद, जिसका कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स था कि वो उनके आइडियल्स को ले डाउन करता है और ये डिफाइन करता है कि उन्हें किस प्रकार की कंट्री में रहना चाहते हैं वे। Suresh, the class monitor, wrongly picks on Anil, his classmate. कि जो सुरेश है, जो क्लास मॉनिटर है, वो गलत तरीके से अनिल, जो उसका क्लासमेट है, उसको फंसाता है। जो अब इसका कॉन्स्टिट्यूटिव रूल होएगा वो होएगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें प्रोवाइड करता है रूल्स के साथ जो गार्ड करते हैं सिटीजन्स को मिस यूज ऑफ अथॉरिटी से, जो कि उनके द्वारा किया जाता है जिनके पास पावर होती है। अब जो अगला है वो है, द गर्ल्स डू नॉट गेट टू प्ले बास्केटबॉल बिकॉज द बॉयज आर अ मेजोरिटी इन क्लास। कि जो लड़कियां हैं क्लास की, उन्हें बास्केटबॉल खेलने को नहीं मिलता क्योंकि जो बॉयज हैं वो मेजोरिटी में है क्लास में। अब जो इसका कॉन्स्टिट्यूटिव रूल होगा वो कुछ इस प्रकार होएगा। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंश्योर करता है कि जो माइनॉरिटीज हैं उन्हें किसी भी रूटीनली अवेलेबल चीज़ों से ना निकाला जाए जो मेजॉरिटी के पास हो। अब लास्ट है, शबनम डिसाइड्स टू रिवाइज हर चैप्टर्स इंस्टेड ऑफ वॉचिंग टीवी। कि जो शबनम है वो ये सोचती है, वो ये करती है कि वो अपने चैप्टर्स को रिवाइज करती है टीवी देखने के बजाय। जो अब इसका कॉन्स्टिट्यूटिव रूल होएगा वो कुछ इस प्रकार होएगा। द कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प्स अस गार्ड अगेंस्ट डिसीजंस दैट मे नॉट सर्व आवर लार्जर इंटरेस्ट एंड गाइड्स अस टू एक्ट रिस्पांसिबली। कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें मदद करता है उन डिसीजंस के अगेंस्ट जाने से बचने में, जो हमारे जो एक लार्जर इंटरेस्ट है या फिर जो हमारी गाइड्स है उनसे बचने के लिए हमें एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन भी बनाता है। नाउ लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड द वेज इन विच द अबव पॉइंट्स आर ट्रांसलेटेड इनटू सर्टेन आइडियल्स एंड रूल्स बाय स्टडीइंग सम की फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम ऊपर वाली सारी चीज़ें देखेंगे कि वो ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सर्टेन आइडियल्स और रूल्स में कैसे ट्रांसलेट होते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स। बाय द बिगिनिंग ऑफ द 20th century, the Indian national movement had been active in the struggle for independence from British rule for several decades. कि जो बिगिनिंग थी 20th century की, उसके अंदर जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है वो एक्टिव रहा था ज़्यादातर स्ट्रगल के लिए जो इंडिपेंडेंस है ब्रिटिश रूल से कई डेकेड्स तक। ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल द नेशनलिस्ट्स had devoted a great deal of time to imagining and planning what a free India would be like. Under the British, they had been forced to obey rules that they had very little role in making. जो हमारे देशभक्त थे उन्होंने अपनी पूरी बुद्धि का प्रयोग करा, उन्होंने हमारी अपनी पूरी जान का प्रयोग किया, उन्होंने हर एक चीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाली जो हमें ब्रिटिश रूल के अंदर नहीं मिली थी, और हम फोर्स थे उनको ओबे करने के लिए, क्योंकि पर
फिर भी हमारा उनको बनाने में बिल्कुल ना बराबर रोल था। The long experience of authoritarian rule under the colonial state convinced India that free India should be a democracy in which everyone should be treated equally and be allowed to participate in government. जितना भी इतना एक्सपीरियंस मिला नेशनलिस्ट को, उनको ये कन्विंस किया कि जो इंडिया है वो एक फ्री इंडिया होना चाहिए, जिसके अंदर डेमोक्रेसी होनी चाहिए और सारे पीपल ट्रीटेड होने चाहिए इक्वली. But remained to be done then was to work out the ways in which a democratic government would be set up in India and the rules that would determine and its functioning. जो चीजें रहती थी वो थी कि एक वर्कआउट कि इंडिया के रूल्स हैं वो कैसे काम करेंगे और जो रूल्स हैं वो उनकी फंक्शनिंग को कैसे डिटरमाइन करेंगे. ये सिर्फ एक पर्सन के द्वारा नहीं किया गया था, परंतु कुछ 300 लोगों के साथ मिलकर किया गया था, जो मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे 1946 में, जो पीरियडिकली मेट हुए अगले 3 सालों के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने के लिए. दिस वॉज नॉट डन बाय वन पर्सन बट बाय अ ग्रुप ऑफ अराउंड 300 पीपल हु बिकेम मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली in 1946 and who met periodically for the next 3 years to write India's constitution. These members of the Constitution Assembly had a huge task before them. The country was made up of several different communities who spoke different languages, belonged to different religions, and had distinct cultures. Also, when the Constitution was being written, India was also through considerably turmoil. The partition of the country into India and Pakistan was imminent. Some of the princely states remained undecided about their future, and the socio-economic condition of the vast mass of people appeared dismal. कि जो जितने भी मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, उनके पास एक बहुत बड़ा टास्क था. इससे पहले जो कंट्री थी वो बहुत सारे डिफरेंट लैंग्वेजेस से बनी हुई थी, बहुत सारे लोग थे वो डिफरेंट रिलीजन्स को थे मानते थे और डिस्टिंक्ट कल्चर्स को फॉलो करते थे. और एक कॉन्स्टिट्यूशन जब लिखा जा रहा था तब वो इंडिया था वो एक कंसिडरेबली टर्मोइल के अंदर जा रहा था. टर्मोइल का मतलब होता है उथल पुथल. द पार्टीशन ऑफ द कंट्री, जो पार्टीशन हो रहा था इंडिया और पाकिस्तान का, वो भी इमीनिएंट था. इमीनिएंट का मतलब होता है कि बहुत ही आसानी से कर दिया गया था या फिर बहुत ही पास था. जो प्राइजली स्टेट्स थी उनका फ्यूचर तो डिसाइडेड ही नहीं रहा, और जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस थी पीपल की जो पूरे इंडिया में थे वो ऐसे लग रहा था कि वो डिसमेल है. डिसमेल क्या होता है? डिसमेल होता है बहुत ही गंदे तरीके से. ये जितने भी इश्यूज थे ये सारे प्ले हो रहे थे माइंड में मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, जैसे जैसे वो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते जा रहे थे. दे रोज टू द ओकेजन एंड गिव दिस कंट्री अ विजनरी डॉक्यूमेंट that reflects a respect for maintaining diversity while preserving national unity. The final document also reflects their concern for eradicating poverty through socio-economic reforms, as well as emphasizing the crucial role the people can play in choosing their representatives. वो रोज हुए ओकेजन पर और उन्होंने एक इस कंट्री को ऐसा विजनरी डॉक्यूमेंट दिया जो दिखाता है कि हमें हर एक चीज़ की मेंटेन करनी चाहिए डाइवर्सिटी, और उसके साथ साथ हमें नेशनल यूनिटी को भी प्रिजर्व करना चाहिए. और जो फाइनल डॉक्यूमेंट था वो ये भी रिफ्लेक्ट करता था कि जो कंसर्न्स हैं वो पुअर्टी को निकाल देने के हैं सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के द्वारा, और साथ ही साथ इम्फसाइज करता था क्रूशियल रोल को जो पीपल प्ले करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करने में. Listed below are the key features of the Indian Constitution. While reading this, keep in mind the above mentioned
concerns of diversity, unity, socio-economic reform and representation that the authors of this document were grappling with. Try and understand the ways in which they tried to balance these concerns with their commitment to transforming independent India into a strong democratic society. कि जो नीचे दिए गए हैं वो सारे की फीचर्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, और जब आप इन्हें पढ़ रहे हैं अपने दिमाग में ये ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि ये सारे जितने भी मेंशन्ड किए गए हैं कंसर्न्स ऑफ डाइवर्सिटी, यूनिटी, सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म और रिप्रेजेंटेशन जो भी ऊपर दिया गया है, और जितने भी ऑथर्स हैं इस डॉक्यूमेंट के वो किस स्थिति से गुजर रहे थे, हमें ये समझने की वो ट्राई करना है कि हम इसमें बैलेंस और इनके कंसर्न्स और इनके कमिटमेंट को ऐसे देखें कि ये एक इंडिपेंडेंट इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग और डेमोक्रेटिक सोसाइटी में ट्रांसफॉर्म कर रहा है। फर्स्ट, फेडरलिज्म। दिस रेफर्स टू द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री। In India, we have governments at the state level and at the center. Panchayati Raj is the third tier of government, and you have read about this in your class 6 book. We looked at the functioning of the state government in your class 7 book, and this year we will read more about the central government. The vast numbers of communities in India meant that a system of government needed to be devised that did not involve only persons sitting in the capital city of New Delhi and making। अब फेडरलिज्म का मतलब ये होता है कि एक स्टेट में एक से ज़्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट रहे, जैसे कि हमारे इंडिया में है स्टेट लेवल पर है, सेंट्रल लेवल पर जैसे पीएम हो गया और प्राइम मिनिस्टर हो गया और प्रेसिडेंट हो गया, और फिर जो पंचायती राज है वो हमारे यहाँ थर्ड टायर है गवर्नमेंट का। इस साल हम पढ़ेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में। जो वास्ट नंबर ऑफ कम्युनिटीज थी इंडिया में उनका मतलब था कि जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है वो उसको दोबारा डिवाइस किया जाए ताकि वो इन्वॉल्व ना हो सिर्फ पर्सन जो कैपिटल सिटी ऑफ न्यू दिल्ली में बैठे हैं, जो न्यू दिल्ली में बैठे हैं, पूरी कैपिटल में बैठे हैं इंडिया की, वो सिर्फ इन्वॉल्व ना हो लॉ मेकिंग में। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।